नमस्कार दोस्तों, आपका वास्तु ज्योतिष कंसल्टेंट भास्कर भट्टाचार्य दुर्ग छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, अब चूंकि वो दिन नहीं रहे कि हम दोस्तों से जा करके उनके घर में मिलें या कहीं एक ठिया होता है जहां हम दोस्तों से मिलते हैं, तो ऐसे दिन तो अब नहीं रहे। समय बदल चुका है, उम्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई आप उम्र के किस मोड़ पर हैं, जहां आपके दोस्ती यारी के जो हम उम्र लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। वो जरूर कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, सबका अपना परिवार है। तो अब वो स्थितियां तो नहीं रही कि हम जा कर के दोस्तों से बैठ करके गपशप लड़ाएं, चर्चा करें। तो उसका एक रूप बदल गया है। जो मुझे मिला वो YouTube है, और इसके माध्यम से जब तक YouTube रहेगा मैं लोगों से बातचीत करता ही रहूंगा, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, क्योंकि एक बहुत अच्छा साधन है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप प्रेजेंट हैं। हमने जो बातें करनी थी उस बात से जिसको जो फायदा होना है वो होता रहे। जैसे एक बड़ा हाईवे होता है और हाईवे में एक बोर्ड लगा रहता है कि आप इधर जाएंगे तो ये शहर मिलेगा, उधर जाएंगे तो वो शहर मिलेगा। अब वो हाईवे कभी अकेला नहीं रहता है, वो लोग आते हैं, उसको पढ़ते हैं, उससे फायदा लेते हैं और अपना रास्ता चुन लेते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ भी है कि हम इस दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारे सत्कर्म हमेशा ही लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, ये बात है कि YouTube में मैं आपको कोई खुलासा करके कोई केस को नहीं डिस्क्लोज करता, क्योंकि देखिए ये सब पर्सनल मैटर होते हैं। लेकिन एक उनको समझ तो आ जाएगी, उनकी समझ का विकास हो जाएगा। ठीक है ना, कि भाई हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से भ्रम होता है ना। भ्रम क्या है और वास्तविकता क्या है, इसमें अंतर करना भी एक अच्छी उपलब्धि है। हो सकता है कि मैं चूंकि ज्योतिष नहीं सिखा रहा हूं आपको, यहाँ कोई ऐसा टेक्निक नहीं बता रहा हूं जो मैं अपने अंदाजे से बता दूं, जिसमें आपका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, लेकिन आप भ्रमित होकर के दूसरे कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने लग गए और वो आपका बड़ा नुकसान हो गया। तो इसलिए मुझे तो सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो इस चीज़ का जानकार हूं कि भाई अगर आपने थोड़ा भी प्रोटोकॉल दूसरा फॉलो करते हैं तो उसका आपको नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको ऐसे कहीं भ्रम में नहीं डालना चाहता। बस कोई अगर व्यक्तिगत रूप से आकर के मिलता है या व्यक्तिगत संपर्क करता है तभी मैं उसके केस को देखता हूं। तो जनरल जो बातें हो सकती है मैं उसको आपके साथ करता हूं। और दोस्ती यारी करने का इससे बेहतर मुझे अब साधन समझ नहीं आता है कि हम मतलब मोबाइल के थ्रू ही आपसे दोस्ती यारी हो जा रही है, पहचान हो जा रहा है, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है मेरी कोई बात आपके काम की हो जाए और आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और होता ही है, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं कि समाज की उन्नति हो जाए, हमारा कुछ उसमें योगदान हो जाए। और जब कभी हम फिर से जन्म लेंगे तो हम उसका भी फल भोग करेंगे, एक दिशा मिल गई रही होगी। तो जैसे हमने भाषा सीखा, हमने संस्कृत सीखा, हमने हिंदी सीखा, हमने अंग्रेजी सीखा, हमने छत्तीसगढ़ी सीखा, है ना।
लेकिन क्या हमने ये भाषा बनाया? क्या हमने नहीं बनाया। हमने बंगला सीखा, मेरी मातृभाषा बंगला है, तो हमने बंगला सीखा, तो क्या हमने ये भाषा बनाया? क्या हमने ये लिपियां बनाई? क्या किसी ऋषि मुनि ने, है ना, समाज के किसी शिक्षित आदमी ने एक चीज बना दिया, अब हम उसका उपयोग कर रहे हैं और आनंद से रह रहे हैं, और हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने ये भाषा को सृजन किया, है ना। अकेला आदमी नहीं किया होगा तो 100 लोगों ने मिलके किया होगा, और फिर हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए कि हमें बिना कोई भाषा या लिपि बनाए ही हम अपने संवाद को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, तो हमें उनका ऋणी होना ही पड़ेगा और होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं जिन लोगों से आज बात कर रहा हूँ या भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बात करूँगा, उनके दिमाग में कभी ये बातें आई ही नहीं होंगी। जितनी गहरी सोच मैं समझता हूँ मेरे पास है, भगवान ने मुझे क्षमता दी है, जरूरी नहीं है कि वो हर आदमी उतनी गहराई से सोच सके या समझ सके। तो इसीलिए शायद मैं इस फील्ड में हूँ, क्योंकि हर एक की योग्यता उसके जन्म से डिसाइडेड हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो जिसको जिस फील्ड में जाना है उसके लिए उतनी काबिलियत ईश्वर दे करके भेजता है। तो मैं इस बात को इसी उदाहरण से मान सकता हूँ। तो खैर दोस्तों, हमें गहराई से सोचना चाहिए, विश्लेषण बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारा आज का टॉपिक है कि हम कैरियर के प्रोटोकॉल्स कब फॉलो करें। देखिए, सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरियर का है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी पढ़ाई लिखाई कैरियर के लिए है। हम अच्छा जॉब बच्चों को दिलाना चाहते हैं, हम अच्छा जॉब करना चाहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। हमें कोई जॉब चाहिए तो हम जाकर के उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमें उसका जॉब ओरिएंटेड नॉलेज, ये समाज की बेसिक नीड है। जैसे रोटी कपड़ा मकान समाज की बेसिक नीड है, उसी प्रकार जॉब ओरिएंटेड नॉलेज, मतलब आपके पास ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई विद्या हो जाए कि आपको रोजी रोजगार की समस्या ना हो, आप सरवाइव कर सके, अकेले कर सके, अपने परिवार के साथ कर सके। इसी की तैयारी हम 12, 15, 20 साल तक बच्चों को पढ़ा करके करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत गहरी सोच, गहरे राज के साथ आप ही के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने जीवन जिया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो सारी बातें ध्यान देने की है कि हम कब करें। जनरली क्या होता है, हमारे बच्चे 10वीं पढ़ लेते हैं, फिर 12वीं पढ़ लेते हैं, फिर कॉलेज चले जाते हैं। उसके बाद जब उनकी शादी की उम्र करीब आ जाती है, तब हम सोचने लगते हैं कि भाई ये कौन सा जॉब करेगा, ये कौन से करियर में जाएगा। और फिर हम देखते हैं कोई बीकॉम किया हुआ लड़का वो इंजीनियरिंग काम कर रहा है, उससे रोजगार कर रहा है। कोई इंजीनियर है वो टीचरशिप में चला गया। देखिए, बहुत बारीकी से सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन इंजीनियर नहीं बना, वो जाके टीचरशिप कर रहा है। और किसी ने आर्ट्स पढ़ा, ठीक है, और वो जाके कहीं क्लर्क बन के अकाउंटिंग कर रहा है। उसने फिर देखा कि भाई मुझे तो जॉब ये वाला फील्ड ज़्यादा जम रहा है, तो वहाँ उसने जाकर के महीना 3 महीने की कहीं अकाउंट्स की ट्रेनिंग ले ली और फिर वो अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है ना। किसी ने कॉमर्स पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा और कॉमर्स में ग्रेजुएट भी हो गया, और उसके बाद वो किसी बिल्डर के पास जाकर के या किसी आर्किटेक्ट के पास जाकर के बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है ना। मजे की बात देखो। तो क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, सही समय में हमने नहीं किया, या हमारे माँ बाप को पता ही नहीं था। तो उनके
आसपास में जो माहौल बनता गया, उनको जिसने जितना दिमाग दे दिया, उस हिसाब से वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते गए। अब बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, उनके माँ बाप का कोई दोष नहीं है। क्या हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा नहीं हुआ? हुआ, हमारे साथ भी हुआ। तो कोई ऐसा नहीं है कि इससे हम हतोत्साहित हो जाए, हतोत्साहित नहीं होना है दोस्तों। लेकिन आगे के स्टेप को हमको सही ढंग से लेना है, उन लोगों को जागरूक करना है जिनका भला हम कर सकते हैं। केवल हमारे बोलने से अगर किसी परिवार के किसी बच्चे को सही डायरेक्शन मिल जाए तो उसका पुण्य वो जब तक जीवित रहेगा, जब तक वो काम करता रहेगा, चाहे हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, वो अच्छे रास्ते पर रहेगा, तो उसका आशीर्वाद वो बोल के नहीं दे रहा है, लेकिन उसके मन में जो संतोष होगा उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा। आशीर्वाद हमेशा बड़ों से ही मिलता है ऐसा नहीं है। ये तो जीवन है, जीवन कितना भी पुराना हो सकता है, शरीर की उम्र ना देखे, जीवन कितना भी पुराना हो सकता है, तो जीवन का आशीर्वाद मिलता है कि इनके कारण हमारा जीवन सुधर गया, इनके बोलने से हमारा लाभ हो गया है, इसलिए हमारा जीवन सुधर गया है, तो उसका आशीर्वाद हमको मिलता है। तो कोई भी चीजों को हमको समझना है कि हमें आशीर्वाद कैसे मिले। हम अच्छा काम जब किसी के लिए कर देते हैं तो उसके मन से, दिल से आशीर्वाद निकलता है, ऑटोमेटिक निकलता, वो देना नहीं चाहता, लेकिन उसके मन से हमेशा ही आपके लिए शुभ आशीर्वाद निकलता है। आपके जीवन के बहुत सारे समस्याएं उस आशीर्वाद के प्रभाव से ठीक हो जाती हैं। प्रकृति का नियम है, तो किसी बात को हल्के में ना लें। अब बात होती है, चूंकि हमको रोजी रोजगार की ही मुख्य समस्या आती है समाज में, तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें करियर डिसीजन कॉलेज के बाद नहीं करना चाहिए या 12वीं के बाद सोचेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले ही बच्चों का प्रोटोकॉल पता कर लेना चाहिए। बच्चों का प्रोटोकॉल उनकी जन्म कुंडली से पता कर लेना चाहिए। पता करने के बाद क्या करना चाहिए? वो प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने से क्या होगा कि वो कम उम्र में ही, 8-10 साल की उम्र से ही वो उस परिस्थिति में है, वो उनके जानकार नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन आपका है। अब मार्गदर्शन जब आपका है तो आपने उससे प्रोटोकॉल फॉलो करवा दिए, उसके अनजाने में उसको कैसे चलना है, उसको क्या करना है ना। ये प्रोटोकॉल जब आप फॉलो करवा देते हैं तो धीरे धीरे पूरी प्रकृति उसके फेवर में काम करती है, उसको सही दिशा में ले जाती है। वो सब्जेक्ट का चुनाव भी वैसा करता है, धीरे धीरे उसी सब्जेक्ट में जिसमें उसको जाना है, उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा ग्रो कर जाता है, अच्छी एजुकेशन ले लेता है, और उसके परसेंटेज स्कूल में नंबर्स भी अच्छे आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि वो अपने फील्ड में काम कर रहा है, वो उस फील्ड का मास्टर बनना है। प्रकृति उसको उस फील्ड का मास्टर बनाएगी। तो मास्टर किसको बनाएगी? जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा उसी को तो मास्टर बनाएगी। तो क्या करेगी? प्राकृतिक रूप से उसका दिमाग उसी में लगेगा, पढ़ाई वो सारी चीजें करेगा, लेकिन जब उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं तो उसके नंबर अच्छे आएंगे। उसके नंबर अच्छे आएंगे तो उसका सिलेक्शन का मौका ज्यादा रहेगा, और आगे चल के वो स्कूल में रहते रहते ही वो चूंकि प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा होगा तो वो भाग्यशाली होगा। पूरी प्रकृति किसी ना किसी रूप में उसको बहुत हेल्प करेगी। उसको हो सकता है कि उसको वो जो स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे बच्चे तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सबको स्टाइफंड नहीं मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ एक बच्चे ही फाइट कर पाते हैं और उन्हीं को मिलता है। तो हो सकता है कि उसका अच्छा मौका लग जाए, गवर्नमेंट की तरफ से उसको फंडिंग होने लग जाए। भाई नाम शोहरत अगर बच्चे का भी होता है तो माँ बाप खुश होते हैं ना, कि भाई हमने मेहनत करा है, हमने समय से अपने पौधों को सींचा है, इसी के कारण ये इतना फलदार हुआ है, इतना अच्छा हुआ है। तो हमें भी खुशी होती है और बच्चे को भी खुशी होती है जब उसको सफलता पे सफलता मिलता चला जाता है। तो हमें कैरियर डिसीजन पहले से करना चाहिए।
और इसके कारण जब हम प्रोटोकॉल्स उसके फॉलो करवाएंगे उसको, तो वो अच्छा ग्रो करेगा, उसको पढ़ाई में सपोर्ट मिलता चला जाएगा, उसका लाइन पहले से फिक्स रहेगा, तो आगे चल के उसको रोजगार की समस्या होगी नहीं। कैंपस सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो सबकी नजर में रहेगा, अरे ये बच्चा तो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, इसको तो यहीं ले जाना है। पहले से ही ऑफर आ जाएगा कि तुम जो है जैसे ये क्लियर करोगे आप हमारी संस्था में आ जाओ, हम आपको स्पेशल इस पर ट्रेनिंग दे देंगे, फ्री में दे देंगे। फ्री इन द सेंस हम फंडिंग कर देंगे, आपसे कुछ नहीं लेंगे। तो हमको सनातनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको बुद्धि बल का बहुत प्रयोग करना पड़ेगा। ये शारीरिक बल का क्षेत्र नहीं है कि आप मार धाड़ करेंगे, पैसे कितना ही खर्चा कर पाएंगे बताइए। आज एक सरकारी नौकरी के लिए अगर आपसे कहा जाए, घूस तो चलती है ना, ये तो सच्चाई है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। और अगर काम आपका शुरू से आप तैयारी में रहेंगे तो बिना पैसे दिए आपके काम हो जाएंगे, और नहीं तो फिर आप खर्चा करो। अयोग्य लोगों को योग्य जगह में पहुंचा करके फिर पूरा समाज उनसे दूषित होता है, उनको ढोता है। ऐसे ही बच्चे जो घूस दे के आए हैं तो क्या वसूली नहीं करेंगे? करेंगे। तो वो घूस की वसूली कहां से करेंगे? समाज से करेंगे। फिर आप बोलोगे कि ये अफसर घूस खाता है। अरे प्रभु, घूस इसलिए खाता है क्योंकि उसने खुद घूस दे के यहां आए हैं, तो वसूली कहीं से तो करेगा, उसके ब्याज की वसूली करेगा, मूलधन की वसूली करेगा। फिर अब उसने चूंकि घूस दिया दे करके आया है तो उसके बच्चे के लिए भी तो घूस की जुगाड़ करनी पड़ेगी ताकि वो भी कहीं लग जाए। तो वो पैसे कहां से आएंगे? वो समाज से आएंगे। तो समाज को जागरूक करें, सही दिशा पहले से लें। आपका बच्चा करप्ट नहीं होगा, ठीक है ना, वो आगे चल के उसको किसी चीज की मजबूरी ही नहीं होगी तो वो करप्शन क्यों करेगा? वो एक सिंघम पिक्चर था ना, आप सभी ने देखा होगा, उसमें क्या बोलता है, मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं लेकिन मेरे खाने की व्यवस्था घर में है, इसलिए मैं मजबूर नहीं हूं। ठीक है, तो वो करप्शन क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसका बैकअप मजबूत था, और चूंकि बैकअप में उसका मजबूती है तो वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा? और जिसका बैकअप मजबूत नहीं है, उसके माँ बाप ने उधारी लेकर के कहीं घूस दे करके उसको नौकरी दिलवाई है, तो वो क्यों नहीं करेगा, वो क्यों नहीं घूस लेगा? अब आप उसको दोषी कहते हो। तो हमें समझदारी से अपनी चीजों को सही करना पड़ेगा। नंबर्स भी अच्छे आएंगे, आपको सारी चीजें, आप कहेंगे वाह मेरा बच्चा तो कितना लकी है। तो लकी इसलिए है क्योंकि वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। उसके जल्दी से जल्दी आप समाज में बहुत बच्चों को देखे होंगे, 10वीं 12वीं पढ़ते पढ़ते वो अपनी बिजनेस चलाने लगता है। आप कहते हो अरे बहुत इंटेलिजेंट है जी। आपका बच्चा भी इंटेलिजेंट है, आपका पड़ोसी का बच्चा भी उतना ही इंटेलिजेंट है, बस उसका प्रोटोकॉल अनजाने में फॉलो हो गया था, इनका प्रोटोकॉल अनजाने में फॉलो नहीं हो रहा है। ये बच्चे आपका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, माँ बाप का प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। माँ भी नहीं कहूंगा मैं, केवल बाप ही कहूंगा। बाप का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो ये कैसे सक्सेस होंगे? अब आप बोलोगे ये तो कुछ कम निकम्मा है, देखो पड़ोसी का लड़का तो फलाना है, मेरा ही बेटा ऐसा निकम्मा निकल गया। तो दोस्तों, बच्चों को डिप्रेशन में मत डालिए। वो करना चाह रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, अपना प्रयास तो पूरा कर ही रहे हैं। बस आपको यह समझना है कि काम क्यों नहीं हो रहा है, और उसके लिए आपको मारा मारी नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है, ग्रह के तंत्र मंत्र नहीं करने हैं। केवल जो जन्म पत्रिका में आपकी कुंडली में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पता करके उसको फॉलो करना है, तो आपके बच्चे का ग्रोथ होगा। फिर शादी करने के पहले आपको शादी के प्रोटोकॉल्स
फॉलो करने हैं, आपने उत्साह में कि भाई मेरा तो बच्चा कलेक्टर बन गया है, इसकी तो इनकम जो है महीने के 5 लाख रुपए हो रही है, तो हमें तो जज पत्नी ही चाहिए। ऐसा नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो करिए, जो चीज आपके हिसाब से जो आपकी जोड़ी है वो स्वतः ही खींचे चला आएगा। एड्स तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन सही चीज आएगा। वैसे ही बच्चे के जन्म के समय क्या करेंगे, शादी होने के तुरंत बाद बच्चे की जैसे ही आप प्लानिंग करते हैं, मन में सोचते हैं, तो उसके प्रोटोकॉल पहले ही आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं कि अगर आपको बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, तो आपको किस कंडीशन में रहना पड़ेगा, अपने रहन सहन में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आपने अपने रहन सहन में, बच्चों के रहन सहन में प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाना है। फिर वो जब इंटीमेट होंगे हस्बैंड वाइफ, तो गर्भाधान जब होगा तो अच्छे संतान होंगे। और ये कब तक फॉलो करना है, जब तक वो बाहरी दुनिया में ना आ जाए बच्चा। तो 8, 9 महीने, 10 महीने आपको कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, जेंट्स के लिए बता रहा हूं। हाउस वाइफ का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं देखेंगे, क्योंकि उसने अपने माँ बाप के घर को छोड़ करके आए हैं, उसका नया जीवन शुरू हुआ है। अगर आप अपने माँ बाप को छोड़ करके उसके यहां जा रहे हैं रहने, तो वाइफ का प्रोटोकॉल देखेंगे। आप उसके भरोसे जा रहे हैं, और अगर आपने शादी करके लाए हैं तो आपका प्रोटोकॉल ही चलेगा, माता का प्रोटोकॉल नहीं देखेंगे। तो आपका प्रोटोकॉल 6, 8, 9, 10 महीने जो है, आपको बच्चे के लिए प्रोटोकॉल स्वयं को फॉलो करना पड़ेगा। जब वो इस दुनिया में आ जाएगा तब उसका प्रोटोकॉल वहीं से लागू हो जाएगा। तो अच्छा बच्चा चाहिए, उसके लिए प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा, जेंट्स को। ठीक है, तो बच्चे की प्लानिंग होंगे, बच्चा आ गया, फिर से आप अपने दिनचर्या वाले प्रोटोकॉल में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे। उस समय फिर बच्चे के लिए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे। अब वो एक यूनिट बन गया, अब उसके प्रोटोकॉल से अलग हो गए। हाँ, उसको कैसे अच्छा रखना है, उसके लिए उसके प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। उसके स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है, उसका डेवलपमेंट कैसा होना है, अब उसके प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। तो दोस्तों, जिंदगी की प्लानिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन ईश्वर ने जो आपको प्रोटोकॉल दिए वो स्थिर दिए हैं। आपको रोज रोज उसमें बदलाव नहीं करना पड़ता है। मोटा मोटा जो प्लानिंग होता है उसके ऊपर आपको अपने प्रोटोकॉल्स को समझ करके उसको फॉलो करना पड़ता है। इतनी सी बात है। तो कैरियर का जब तब आपको फॉलो करना है, बच्चा 5 साल 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, उस समय से उसके प्रोटोकॉल जो होंगे कैरियर के, उसको फॉलो करना है। तो कैरियर की पढ़ाई वो सही ढंग से करेगा। पढ़ाई तो करानी ही है, इन्वेस्टमेंट पढ़ाई पे तो करना ही है आपको, लेकिन उसको कैरियर के प्रोटोकॉल पे रखना है। तो धीरे धीरे उसका कैरियर मजबूत हो जाएगा, उसको परेशानी नहीं होगी। ऐसे चलना है। और प्रोटोकॉल्स हर एक की कुंडली के अनुसार होगा। और वास्तु के प्रोटोकॉल, जिस आप घर के मालिक हैं तो वो आपके अनुसार फॉलो होता है। न्यूमरोलॉजी के प्रोटोकॉल्स हर एक का अपना अलग रहता है। और टैरो का मैं यूज करता हूँ। तात्कालिक में आपके क्या विचार, क्या प्लानिंग बन रहे हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं कि वर्तमान में वाइब्रेशंस कैसे चल रहे हैं। वर्तमान आपको कोई समस्या आ गई, भाई आप अपने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, ऑफिस में कोई समस्या आ गई है ना, किसी से हमारा मान लीजिए वाद विवाद हो गया, ठीक है, तो हम तो कोई लड़ने भिड़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन परिस्थिति में पड़ गए हैं। तो ऐसे तात्कालिक जो सिचुएशन बदलते हैं उसके लिए हम फिर टैरो को देखते हैं। आप आए कि साहब देखिए तो फलाने के साथ मेरा विवाद हो गया है, क्या हो रहा है, मतलब इसका क्या रिजल्ट आपको दिखता है। तो हम
टैरो कार्ड के थ्रू रीडिंग्स निकालते हैं कि हाँ भाई ये एस्टिमेटेड है, भाई सामने वाला सरेंडर करना चाह रहा है, आप एक बार बात करेंगे तो हो जाएगा, या वो कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहा है, या आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तात्कालिक होती हैं, इसको रीडिंग से निकाला जाता है। ठीक है, वो टैरो रीडिंग से निकाला जाता है। और वो जैसे सामने बैठ करके टैरो रीडिंग्स होती हैं, फ़ोन पर भी हो जाती हैं, लेकिन फ़ोन से बेहतर होता है कि सामने बैठा जाए। सामने बैठने से वाइब्रेशंस क्लियर आते हैं और रीडिंग प्रॉपर हो पाती है। तो फिर अपने जीवन की समस्याएं, भाई बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ रहा है, और वो गर्लफ्रेंड भी बनाया हुआ है, और दोनों का कैसा है, अगर अच्छा है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, अगर बात नहीं जम रहा है तो सामने वाला व्यक्ति कैसा है। भाई हर कोई तो किसी की जासूसी नहीं करवा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पूछ रहा है। तो वैसे ही टैरो में जैसे किसी ने पूछा, भाई मेरा बेटा इसको पसंद करता है या मेरी लड़की इसको पसंद करती है, तो बताइए इसके बारे में थोड़ा सा क्या रीडिंग आ रहा है। तो हमने देखा कि मान लीजिए कि भाई ये लड़का ठीक नहीं है, धोखेबाज लग रहा है, आप एक बार उसको नज़र में रखिए, ठीक है ना। तो एक आइडिया आपको मिला, फिर आपको उसमें काम करना है। ये प्रैक्टिकल दुनिया है, यहाँ जादूगरी कहीं नहीं हो रही है, बस प्रकृति के रीडिंग्स को हम समझ रहे हैं। वैसे ही प्रकृति के जो मैं प्रोटोकॉल्स बोल रहा हूँ वो भी रीडिंग ही है, ये गणितीय रीडिंग है, और ये आकाशिक रिकॉर्ड है। आकाश में जो वाइब्रेशन है, हम उसके सिम्टम्स को, सिग्नल को पकड़ करके समझ रहे हैं कि भाई ये कैसा स्टेप लेना चाहिए। भाई फलाने के साथ मेरा विवाद हो गया है, आप थोड़ा बताइए। तो हमें पता चला कि भाई वो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में है, तो एक काम करिए, आप उनसे बात करिए, बात करने से रास्ते निकल आएंगे। तो ऐसा कोई लगता है कि सब उसने तो मेरे ऊपर केस कर दिया है, क्या लगता है, हमने रीडिंग निकाला, देखो भाई वो सुनेगा नहीं किसी की। आप इस तरीके से उस मैटर को डील करिए, तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे को इस तरीके से जाना है, तो आपका जीवन का रास्ता क्लियर होता है। तो ऐसा रीडिंग्स है। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ खुल करके बात कर पा रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, और अगर इनसे आपको एक कुछ आइडिया मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए, आपके बोलने से वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस फील्ड के नहीं हो, ठीक है ना। मैं इस फील्ड का हूं, तो मेरे बोलने, मेरे समझाने का तरीका अलग है। वैसे आप जिस फील्ड में हो, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप एक समाज सेवी डॉक्टर हैं, तो दवाइयों के बारे में जितनी बारीकी से आप समझा पाओगे, जितने उदाहरण दे करके आप समझा पाओगे, वो मैं नहीं समझा पाऊंगा। भले ही मैं आपसे पूछ लूं, अच्छा डॉक्टर साहब ये वाली दवाई किस काम आएगी, तो ये दवाई ये काम आएगी, आपने बता दिया, मैं सिर्फ उतना ही बता पाऊंगा, उससे आदमी प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, पैरासीटामॉल, मुझे लगता था कि पैरासीटामॉल सिर्फ बुखार होने पे खाया जाता है। तो हमारी नानी जी जो बहुत उम्र की हो गई, तो डॉक्टर उनको पैरासीटामॉल दिया। अब मैंने पूछा कि पैरासीटामॉल क्यों खा रहे हैं, तब मुझे पता चला कि पैरासीटामॉल से ब्लड डाइल्यूट होता है। तो डॉक्टर अपनी बातों को हर किसी को पूरी तरह नहीं बता रहा है, या मैं उस बात को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मेरे बोलने का तरीका अलग होगा। लेकिन जब डॉक्टर कोई बोलेगा, वो अपनी फील्ड की बात करेगा, तो उसको समझाने का तरीका अलग होगा। तो इसलिए वीडियो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, आप जिसके लिए भला चाहते हैं। देखो, प्रकृति सिर्फ ये रीड करती है कि जब इसने ये काम किया तो इसका मनोदशा क्या था, यही आपकी परीक्षा है। परीक्षा कोई अलग से बैठ के कागज कलम में नहीं लिखना पड़ता। आपने कोई भी चीज किसी को दी और उस समय आपके मन का भाव रहा
कि इसको खाने से ये स्वस्थ हो जाए, तो आपका पुण्य लिखा गया। आपने किसी को कोई चीज देते समय कुछ भी विचार नहीं किया, तो उसकी मार्किंग अलग है। तो भावनाओं का प्रकृति रीडिंग करता है। आप किसी के बारे में गलत सोच करके कोई चीज दिए हैं, निगेटिव मार्किंग होगा। आपने दिया जरूर, तीनों घटनाओं में आपने दिया जरूर, लेकिन मार्किंग अलग अलग होगी। जिसमें आपने बुरा सोच करके दिया वो एकदम निगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें आपने भला सोच करके दिया उसमें पॉजिटिव मार्किंग होगी, जिसमें आपने कुछ सोचा ही नहीं और दे दिया तो प्रकृति देखेगी किसका सामान दिया, उसको नुकसान किया कि लाभ किया। तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, वो पुण्य उसको ट्रांसफर होगा। जैसे बहुत लोग समाज सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए गाय को खिला रहे हैं, मैं एक कॉमन उदाहरण ले रहा हूं, कोई भी इसको इंडिविजुअल ना ले। कोई गाय को खिला रहा है, क्या वो अपने कमाई की अपने हिस्से की रोटी खिला रहा है कि मैंने कल गाय को 2 रोटी देनी है इसलिए मैं 2 रोटी कम खाऊंगा, ऐसा करके दिया क्या? नहीं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, घर में रोटी बन रहा है, हम जाके अपने हाथ से 2 रोटी खिला दिए, उसकी मार्किंग अलग है। किसी ने अपने हिस्से का कम खाया है कि मैं कल इसको खिलाऊंगा, उसकी मार्किंग अलग है। तो हम पुण्य करने जाते हैं तो हमें समझना पड़ेगा। हम अच्छा काम करने जाते हैं तो समाज सेवक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किसी समाज सेवक का मैं अगर सेवा कर रहा हूं, अपनी सेवाएं उसके लिए दे रहा हूं, तो बताओ मेरे पास कितना पुण्य होगा। तो मैं भी पुण्य कमाना है मेरा उद्देश्य। भाई हम काम भी करें, रोजगार भी करें और साथ में पुण्य भी कमाएं। तो ऐसे लोगों का काम करें जो वास्तव में कुछ पुण्य कमाते हैं, तो खुशी होती है। खैर दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग सभी कैरियर का सिलेक्शन, दिनचर्या का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कब प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, जैसे बच्चे के बारे में मैंने बताया कि आप बच्चे के जन्म के 1-2 महीने पहले करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपने जैसी प्लानिंग किया तो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे उसके। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपके प्लस में चली जाती हैं। जैसे एक बहुत प्रकृति कैसे काम करती है बताता हूं। ग्रहण के समय कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जिसने बच्चे को जन्म देना है, उसके पेट में आ चुका है, और ग्रहण के समय अगर कुछ काट पीट करती है या सुई धागा वगैरह कुछ सिलती है, तो जो बच्चा जन्म लेता है जब, तो उसके कटे फटे चेहरे या कटे फटे अंग होते हैं। यह अनुभवजन्य घटना है। अब बताइए, वो तो पेट में था, क्या हमने उसका हाथ पैर काटा, छीला, छेद किया, कुछ किया? नहीं। कैसे हो गया? डॉक्टर बोलेंगे ये तो ऐसे ही हो गया। नहीं, लेकिन हमें मालूम है क्यों हुआ। तो जब हमें पता चल जाता है तो हम समाज के लोगों को जानकारी देते हैं कि भैया इस टाइम पे ऐसा ना करना। जो नहीं मानते हो तो अपनी ही चलाएंगे, उसको हम क्या करेंगे। लेकिन समाज में हम बताते हैं। मैं तो ये भी बताऊंगा कि ये कई एक डॉक्टर्स एक बार मेरे को बोले कि आप तो अंधविश्वासी हो। तो मैं बोला भाई अब मैं तो यही काम करता हूँ और मैं इसमें पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो हो सकता है कि आपकी नज़र में ये अंधविश्वास हो। उसी आदमी को एक दिन सुबह 5:30 बजे मैं वो मंदिर में चूड़ी चढ़ाने गया था। चूड़ी जो कंगन होते ना कांच के, वो चढ़ाने गया सुबह 5:30 बजे। मैं उधर से निकल रहा था, मैं पूछा, अरे डॉक्टर साहब यहाँ कैसे?
अरे मेरा बच्चा रो रहा है जी, बहुत दिन से हो गया, उसका रोना बंद नहीं हो रहा है, तो पंडित जी बोले यहां चूड़ी चढ़ा देना। क्यों साहब, जब अपने बच्चे की बारी आती है तो नियम ध्यान आता है, तब अंधविश्वास नहीं रहता। तो देखिए, दुनिया कुछ भी बोलेगा, लेकिन जीवन तो हमें काटना है ना, हमारी जिम्मेदारी तो कोई नहीं ले रहा है ना। दुनिया हमको छोटा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, खुद बड़ा बनने के लिए हमको दुनिया भर की बातें बोलेंगे। हमको उसके बहकावे में नहीं आना है। हमें अपना देखना है, अपने परिवार को देखना है, अपने समाज को देखना है और उसको जानकारी देनी है। कौन मुझे क्या बोलता है, मुझे छोटा बोलता है, बड़ा बोलता है, बेवकूफ बोलता है, उसकी वो जाने। मैं तो किसी को गला पकड़ के नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा करो, ऐसा सोचो, ऐसा समझो। मैं सिर्फ अपने अनुभव की बात को बता रहा हूं, ताकि जिनको मेरे ऊपर कुछ ट्रस्ट हो वो मेरी बातें को सुने, और मुसीबतों से कैसे बचना है उसके रास्ते मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि मेरे बोलने से वो मुसीबतों से बच जाए, तो उसका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। जब तक वो इस दुनिया में रहेगा, सरवाइव करेगा, उसका आशीर्वाद रोज मुझे मिलेगा, चाहे इतना सा मिले, मेरा इतने से में ही काम हो जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया पे न जाइए, हमारा काम कैसे होना है, हमारे बच्चे सही कैसे रहने हैं, हमारे समाज के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे कैसे रहने हैं, हमको उस पर फोकस करना है। दुनिया कुछ भी बोल सकती है और हम उससे प्रभावित भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर प्रभावित होने के बाद भी विचार करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।